हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एग्री स्प्रिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एमपी आरईओ जो एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की। तो उसके अपन पीआईक्यू जो हुए हुए जो प्रीवियस ईयर का पेपर हैं उसको एनालिसिस करेंगे। जो आज का जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर एनालिसिस रहने वाला है वो 21 जुलाई 2023 को हुआ था, शिफ्ट 1 का। तो वो आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे पूरा। और इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर अपन पूरे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, 50 क्वेश्चन है अपनी इस पूरी सीरीज के अंदर। तो 50 क्वेश्चन को अपन 200 क्वेश्चन की तरह अपन ट्रीट करेंगे। मतलब हर क्वेश्चन में अपन 4 क्वेश्चन और ऐड करते चलेंगे, मतलब उनसे 4 क्वेश्चन और बनाते चलेंगे। अगर अभी फ्यूचर में अभी एग्ज़ाम होगा तो क्या पता उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो उन्हीं को अपन और बढ़ाकर चलेंगे, ठीक है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, कैसे आया, क्यों आया, कैसा आंसर गया उसका, हर एक चीज़ समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, recently which anticoagulant rodenticide have been introduced for the control of both agricultural and commercial rodent pest in India। तो हाल ही में भारत में कृषि और सहभोज दोनों प्रकार के कृंतकों के नियंत्रण के लिए कौन से थक्कारोधी कृंतक नाशक पेश किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका मेसिन, सेकंड ऑप्शन है रेक्विन, थर्ड ऑप्शन है रेसिमिन, फोर्थ ऑप्शन है रेक्यूमिन, ठीक है ना। तो जो आपका एंटीकोगुलेंट जो रोडेंटिसाइड है वो जो है आपके रेक्यूमिन है। रोडेंटिसाइड होते हैं उसके अंदर अपन जो अपने चूहे होते हैं, जो रेट्स होते हैं उनका उनको मारने के लिए जो अपन यूज किया जाता है उनको रोडेंटिसाइड कहा जाता है, ठीक है ना। उनको मतलब कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। कंजर्विंग वाटर का मतलब आपको कंजर्व करना है वाटर को, मतलब आपको सुरक्षित करना है, मतलब आपको उसको इकट्ठा करना है लॉन्ग, मतलब आपको इन फ्यूचर में उसका अपन यूज़ कर सकते हैं एज ए वाटर, मतलब यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के रूप में आप यूज़ कर सकते हो उसको, नहाने के रूप में, आप खाना बनाने के रूप में, कुकिंग के रूप में ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या आ रहा है इसका एक प्रभावित तरीका कौन सा है, ठीक है। वो बोल रहा है उसको मतलब कंजर्व करने के लिए कौन सा तरीका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज फूड वेस्ट, सेकंड ऑप्शन है ईट लेस एनिमल प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑप्शन डिकंटामिनेशन प्रोसेस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, और फोर्थ ऑप्शन है बॉयल वाटर। तो जो आपका जो इसमें जो आंसर होगा ईट लेस एनिमल प्रोडक्ट। अब सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो ये मैं बता देता हूँ। देखो, आप फूड वेस्ट करोगे तो फूड को बनाने के लिए पानी तो लगा होगा, तो पानी लगा होगा तो मतलब आपको वेस्ट कर रहे हो, तो पानी की तो मतलब इनडायरेक्टली आप कहो या डायरेक्टली कहो तो पानी की तो आपको वेस्ट किया है ना। तो आपने क्या किया, कंजर्व नहीं किया ना, उसको वेस्ट किया, पानी को वेस्ट किया। फूड वेस्ट मतलब पानी का वेस्ट हुआ है। और जैसे कि आपका थर्ड ऑप्शन है डिकंटामिनेशन प्रोसेस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। डिकंटामिनेशन क्या होता है, एक आपको वाटर को ही प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस है, वाटर प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस है। तो वाटर को ही आप शुद्धिकरण कर रहे हो, तो ना कि वो एक कंजर्विंग वाटर की, आप वाटर को एक वापस आप प्योर कर रहे हो तो उसमें और वाटर लगेगा, तो वो दैट इज़ नॉट कंसिडर इफेक्टिव ऑफ कंजर्विंग वाटर, ठीक है ना। और बॉयल अगर आप बॉयल कर रहे हो तो आप कंजर्व नहीं कर रहे हो, और पानी आपका मतलब इवोपरेट हो रहा है वहाँ से। आप बॉयल करोगे तो आपका पानी इवोपरेट होगा वाष्प के रूप में, ठीक है ना। तो वहाँ पे पानी की बचत नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब आ रहा है ईट लेस एनिमल प्रोडक्ट, तो कम पशु उत्पाद खाना। तो कंजर्विंग वाटर का मतलब क्या हो गया, आप जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब उनको बनाने के लिए, जैसे कि आपका मीट हो गया, आपका बीफ हो गया, चिकन हो गया, इनको बनाने के लिए मोर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर अपन को कम खाएंगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वाटर कंजर्व होगा। तो दैट इज़ क्लियर फंडा ये है, ठीक है ना। तो ईट लेस एनिमल प्रोडक्ट इट इज़ ए इफेक्टिव वे ऑफ कंजर्विंग वाटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच नेमेटिसाइड इज नॉन फ्यूमिगेंट इन नेचर एंड हैज़ लो वोलेटिलिटी एंड डिफ्यूज थ्रू द सॉइल। जो ये बोल रहा है कौन सा नेमेटिसाइड प्रकृति में एक गैर फ्यूमिगेंट है और कम अस्थिरता वाला होकर मृदा में फैलता है, ठीक है। तो इसका जो
फर्स्ट ऑप्शन है एल्डिगार-4 है और यही आंसर है इसका। सेकंड ऑप्शन है निमागोन, थर्ड ऑप्शन है इथोप्रोप और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीमिल। तो जो फ्यूमिगेंट्स और गैर फ्यूमिगेंट्स को पहले समझना पड़ेगा अपन को। जो फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं एक वेपर फॉर्म में मिट्टी के अंदर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो एक वेपर फॉर्म हो गया मतलब गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो उसकी वोलेटिलिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा से मतलब बहुत तेज़ से फैल जाता है, ठीक है ना। तो वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिरता मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी फैलता है, पूरा सॉइल के अंदर फैल जाता है। तो एक होता है नॉन फ्यूमिगेंट। नॉन फ्यूमिगेंट होते हैं वो गैस नहीं बनाते हैं, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे आपके या लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो वो जो मतलब जैसे कि अपन कोई किसी भी चीज़ को अपन लिक्विड है या सॉलिड फॉर्म में उसको अपन मिट्टी में घोलेंगे, मिट्टी के अंदर घोलने तो ऐसे तो घुल नहीं जाएगा, पानी डालना पड़ेगा। पानी डालेंगे देंगे तो वो धीरे धीरे घुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आप टैबलेट लाते हो, अगर आप उस टैबलेट को अगर पानी के अंदर डालते हो ना तो वो धीरे धीरे घुलती है। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया डाला और घुल गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे घुलती है, तो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होती है। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगी तो उसकी जो कम अस्थिर होगा, मतलब कम अस्थिरता वाला होगा और मर्दा में मतलब धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने डाला और फैल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जबकि आपकी गैस होती है ना, गैसेस फॉर्म में होती है, तो जैसे कि आप देख लो आपके घर पे जो आपने सिलेंडर रहता है उनमें से अगर गैस लीकेज हो जाए तो कितनी जल्दी से फैलती है, कितनी जल्दी से उसकी स्मेल आने लगती है। तो बहुत मतलब ज़्यादा हाईली वो वोलेटाइल होती है, मतलब, है ना। तो वो होता है। तो इसका मतलब जो समझ ही आ गया होगा फ्यूमिगेंट या नो फ्यूमिगेंट क्या है। और जो नॉन फ्यूमिगेंट होते हैं वो धीरे धीरे फैलते हैं सॉइल में, इसी कारण क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं और पानी में धीरे धीरे घुलते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एल्डिगार-4 और फ्यूमिगेंट्स के भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। मिथेन आपका सोडियम होता है, एक फ्यूमिगेंट्स होता है। और ये जो निमागोन है ना, ये भी एक फ्यूमिगेंट्स है। या आपके एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो गया या आपके मिथाइल फॉस्फाइड हो गया, ये भी मतलब एक फ्यूमिगेंट्स है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय। विनियमित बाजार किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सेकंड ऑप्शन है पंचायत, थर्ड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपके रेगुलेटेड मार्केट होता है वो होता क्या है पहले तो ये समझिए। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब जिस मार्केट के अंदर कोई रूल हो, जिस मार्केट के अंदर क्या हो आपके कोई रूल हो, और वो रूल किसके द्वारा बनाए गए हों? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हों, ठीक है ना। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है कि आपके कुछ रूल होंगे उस मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मतलब आपका जो बाइंग और सेलिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कर सकते हो आप। वो रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके जो प्रोडक्शन है उसका आपको एक निश्चित मूल्य, उचित मूल्य मिल सके आपको, और ये जो मिडल मैन होते हैं इनसे आप बच सको। और एक आप जो डायरेक्ट जो ख़रीदार है उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे आप मिलकर उनको डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्शन है उसको सेल कर सकते हो। तो ये जो आपके जो रेगुलेटेड मार्केट है वो इस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक एपीएमसी जो एक्ट आया था, एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके तहत ही रेगुलेटेड मार्केट आपके इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा सब कुछ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोजल फॉर्म नैरो इलिप्टिकल स्प्रे पैटर्न इन विच लिक्विड इज फोर्स्ड टू कम आउट एज ए फ्लैट फैन शेप्ड शीट विच इज़ देन ब्रोकन इनटू ड्रॉपलेट्स। तो कौन सा नोजल संकीर्ण अंडाकार स्प्रे पैटर्न बनाता है जिसमें तरल एक सपाट पंखे के आकार की चादर के रूप में बाहर आता है जो बाद में बूंद में टूट जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एडजस्टेबल फैन नोजल, सेकंड ऑप्शन है फैन टाइप नोजल, थर्ड ऑप्शन है सॉलिड कोन नोजल, फोर्थ ऑप्शन है फ्लड जेट नोजल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फैन टाइप नोजल। तो देखो आपको पहले तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है फ्लैट पेन शेप्ड, ठीक है ना। तो इधर तो जाना ही नहीं था, इसका तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। तो वैसे तो इसको मैं और समझा सकता हूँ। देखो प्लेटफॉर्म नोजल जो होता है ना, जो आपका जो ये फैन टाइप जो नोजल होता है, फ्लैट फैन या फैन टाइप, जो इसके अंदर क्या होता है कि नोजल जो होता है ना उसके अंदर जो आपका जो लिक्विड स्प्रे होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो आपका स्प्रे होता है उसके अंदर जो आपका जो नोजल होता है उसके अंदर मतलब जो बाहर जो स्प्रे निकलेगा वो मतलब उस बहुत ही स्मॉल, ठीक है, ड्रॉपलेट्स को फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना, बाहर। तो वो निकलता है तो बहुत
छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलेगी बाहर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ना ब्रोकन इनटू ड्रॉपलेट्स, तो मतलब उसके अंदर तोड़ देता है प्रो, तो ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देता है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। तो इसका जो यूज़ है फैन टाइप नोजल का यूज़ है, फ्लैट फैन टाइप का, ये हर्बिसाइड का जो आपने स्प्रे करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन फ्लैट फैन टाइप का यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन एक बार डब्ल्यू के अंदर भी आया था, उसके अंदर ऑप्शन था हर्बिसाइड के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसमें मतलब हर्बिसाइड का स्प्रे करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, तो ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। Question number 6. The most common of non-anticoagulant bait which kills rodent by shutting down their ability to produce energy within the cell of the body is. सबसे सामान्य गैर थक्का रोधी चारा जो कि शरीर की कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पादन को रोककर ग्रंथनों को मारता है। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है थक्का रोधी। अब थक्का बनाता कौन है, थक्का बनाता आपका जो आपका जो विटामिन के होता है, तो आपका ये जो एंटीकोगुलेंट हो गया, तो विटामिन जो के होता है ना, वो उसके मतलब जो थक्का बनाने की प्रक्रिया पूरी रोक देता है। अगर उसको मतलब रोक देता है तो रोक देगा, इसकी कमी मतलब विटामिन के की कमी होगी, रोक मतलब उसको ब्रेक कर दिया उसने बिल्कुल ही, ठीक है, उसको विटामिन के वर्क को ही उसने ब्रेक कर दिया है। तो उससे होगा क्या, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाएगी, अंदर के अंदर ही उसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी और चूहे मर जाते हैं उसके अंदर। तो इसका जो मोस्ट इसके अंदर जो मतलब अपन यूज़ किया जाता है एंटीकोगुलेंट के रूप में, जो एग्जांपल आता है वो वारफेरिन होता है। वारफेरिन एक ऐसा रोडेंटिसाइड है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है और वो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जो वे इंटरनल ब्लीडिंग से कारण उसमें मर जाते हैं। और नॉन एंटीकोगुलेंट के अंदर जो होता है ये मतलब सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो इसमें जो ऑप्शन है आपके मीथेन, ब्रोमोमिथिलीन, और थर्ड ऑप्शन है ब्रोमस, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रोमग्रास। तो जो आपके जो ब्रोमोमिथिलीन जो होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये डायरेक्ट कहाँ पे आपको उसको अटैक करेगा, नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा। नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा तो जो मेथिलीन होता है, पहले सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन को ब्रेक करता है सबसे पहले, ठीक है ना। एटीपी फॉर्मेशन ब्रेक हुआ, एटीपी फॉर्मेशन ब्रेक होते क्या होगा, अगर आपके मतलब शरीर में ऊर्जा बनेगी नहीं, मतलब जो आपका जो ये रोडेंट्स हैं इनके शरीर में अगर ऊर्जा बनेगी नहीं, तो ऊर्जा नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपका उसका जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद कर देगा। और ब्रेन वर्क करना बंद किया और पूरा मतलब उसका शरीर, नर्वस सिस्टम पूरा हर वर्क करना बंद कर देगा और उसको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा पूरा पूरा, और वो अंत में वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा और आपका क्लियर होगा ये फंडा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, केयर थक्का रोधी वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन, विच फेमाइन अकर्ड इन मिजोरम ड्यूरिंग 1959 एंड वाज फॉलोड बाय द प्लेग ऑफ ब्लैक रेट्स कॉल्ड रेड फ्लड। मतलब जो 1959 में जो मिजोरम में कौन सा अकाल पड़ा जिसके बाद काले चूहों की भारी प्रकोप हुआ और जिसे चूहों का बाढ़ कहा जाता है, ठीक है। अपर डोब, फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है स्कल, थर्ड ऑप्शन है चालीसा, फोर्थ ऑप्शन है मोतम। तो ये जो पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो रेड्स फ्लड वाला है ना, जो आपका फ्लेगियो ब्लैक रेड्स इज कॉल्ड रेड फ्लड, तो इनको रेड फ्लड भी कहा गया था। ये मतलब फ्लेगियो ब्लैक रेड्स ये था क्या, पहले तो ये समझे। मिज़ोरम में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब बहुत लंबे टाइम तक, मतलब लगभग 50 ईयर्स के आसपास होता है, ये आता है। तो ये क्यों आता है, एक वहाँ पे मतलब बेम्बो की फ्लावरिंग के कारण आता है। बेम्बो जो आपका बांस होता है ना, उसकी फ्लावरिंग के कारण। अब होता क्या है, वहाँ पे बांस की एक स्पीसीज है मेलोकाना स्पीसीज होती है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग आती है और सीड बनते हैं। तो सीड बनते हैं जो वो रेड्स के, जो आपके रेड्स होते हैं, ये जो आपके रोडेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, इनको मतलब वो जो उनके सीड होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। और ये उनको बहुत चाव से खाते हैं और ये उनका मतलब यूँ समझिए बहुत ही न्यूट्रिशस इनका फूड होता है वो, और वो उसी को खाना पसंद करते हैं, मतलब इनका फेवरेट फूड वही है, ठीक है ना। तो अगर आपको फेवरेट फूड मिल रहा है तो क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये क्या कहते हैं, खाना खाया जनसंख्या बढ़ाया, खाना खाया जनसंख्या बढ़ाया, ये काम कर रहे थे। तो जनसंख्या बढ़ी इनकी। अब हुआ क्या, जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया खाने का तो अकाल पड़ेगा,
भाई इतना तो है नहीं कि आपको सारों को खिलाया जाए, जनसंख्या आप बढ़ाते जा रहे हो, अब खाने की तो अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब खाने का अकाल पड़ गया। अब खाने का अकाल पड़ा तो हुआ क्या कि ये जो सारे चूहे थे, अब सारे बीज तो ख़त्म, सारे बीज ख़त्म हुए, तब ये चूहन देगा अब क्या करें भाई। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के आसपास के जो धान के खेत थे और दूसरी जो वहाँ पे क्रॉप्स लगी हुई थी उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, और उनके ऊपर अटैक किया और उनका डायरेक्टली उनको अफेक्ट देखना पड़ा उनके प्रोडक्शन पर। उनका प्रोडक्शन कम हुआ, इसके कारण ही इनको, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ तो जो आपकी इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इनको तो खाने के लिए मिल गया पर इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसी कारण से वहाँ पे अकाल पड़ा था, और इसको ही चूहों की बाढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीड रेट रिकमेंडेड बाई 4 पर मिनट जो बाजरा होता है, पेनिसिटम ग्लूकम या टाइफाइड से इसका साइंटिफिक नेम है, इसके लिए सीड रेट कितनी है, तो 4 kg पर हेक्टेयर है, या 15 kg पर हेक्टेयर, या 10 kg पर हेक्टेयर, या 2 kg पर हेक्टेयर। तो इसके लिए 4 से 5 kg पर हेक्टेयर इसके लिए सीड रेट रखते हैं। और बाजरे से संबंधित कुछ मैं बता देता हूँ। जो बाजरे का जो कुल है आपको पोएसी देखने को मिलेगा, पोएसिया ग्रेमिनी। इसका जो ओरिजिन है आपको अफ्रीका में इसका ओरिजिन है, और इसका जो ट्वेन नंबर जो होता है ये 14 होता है, और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना वो पेनिकल होता है, सिलेंड्रिकल पेनिकल होता है, सिलेंड्रिकल पेनिकल। और इसका जो आपका सीड टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है। सभी आपने ग्रेमिनिया पोएसी जो फैमिली के हैं उनका कैरियोप्सिस ही होता है। और इसको एक नेम दिया गया है पुअर मैन फूड, गरीब का भोजन, ठीक है ना। गरीब का ये भोजन ये है, जो गरीब आदमी है उसका भोजन है, तो पुअर मैन फूड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बाजरे का प्रोडक्शन पूछ लो या एरिया पूछ लो, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बाजरे से रिलेटेड मैंने एक पिछली क्लास में एक आपको क्वेश्चन कराया, मतलब पढ़ाया था कि बाजरे के अंदर प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या है कि इसमें फीमेल पोर्शन जो है होता है वो सबसे पहले मेच्योर होता है, ठीक है ना। जो अपना मेल पोर्शन है उससे पहले फीमेल मेच्योर होता है, तो वो बाजरे के अंदर पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजिटेटर आर नीडेड टू एजिटेट द लिक्विड ऑफ द टैंक एट विच रोटेटिंग स्पीड इन है पावर स्प्रेयर में टैंक के तरल को घुमाने के लिए एजिटेटर के घूर्णन की गति कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 100 से 200 रेव पर मिनट, और सेकंड ऑप्शन है 40 to 50 रेव पर मिनट, और थर्ड ऑप्शन है 90 to 100 रेव पर मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है 600 से 700 रेव पर मिनट। तो पहले तो आप समझ लीजिए एजिटेटर क्या है, क्योंकि बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये है क्या एजिटेटर, पहले तो ये समझिए आप। तो पावर स्प्रेयर जो आपका होता है, जो आपका आप जो टैंक ले रहे हो वो कुछ पावर से तो चलता है ना, कुछ आप उसमें शक्ति लगा रहे होंगे, कुछ बैटरी लगी होगी उसके अंदर चलता रहता है वो, ठीक है ना, उसके कारण। तो जो पावर स्प्रेयर होता है उसके अंदर क्या होगा, आप दवा मिक्स की, पानी मिक्स किया, दवा मिक्स की, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि आप पाउडर मिक्स कर रहे हो, दवा मिक्स कर रहे हो, या उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स मिक्स, कुछ भी आप मिक्स कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप कर रहे हो, सॉलिड फॉर्म में कर रहे हो या लिक्विड फॉर्म में कर रहे हो, या आप पाउडर फॉर्म में किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो मिक्सर है ना उसको मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर मतलब उसको बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स किया और वो नीचे जाकर बैठ गया, वो सेटल हो गया नीचे जाके। आपने मतलब पाउडर डाला वो नीचे जाके सेटल हो गया, आपने कुछ सॉलिड मटेरियल डाला वो नीचे जाके सेटल हो गया, आपने कुछ लिक्विड मटेरियल डाला वो नीचे जाके, सब नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, और वो उसमें घुलता नहीं है पूरी तरीके से। तो इसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, आपके कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलेगा। आपकी जो आपने कॉन्सेंट्रेशन आपने डिसाइड की थी कि मैं इस कॉन्सेंट्रेशन से आप मेरे फील्ड में स्प्रे करूँगा, तो उस कंसेंट्रेशन नहीं उससे नहीं होगा, क्योंकि जो आपका पूरा जो आपका स्प्रे मटेरियल था वो तो नीचे जाकर बैठ गया, आपका बचा क्या पानी पानी, तो उसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, तो कंसंट्रेशन का पूरा अलग हो जाती है। तो इसके कारण जो एजिटेटर होता है ये क्या करता है, पूरा जो आपका घोल है, पूरा जो आपका मिक्सचर है उसको बनाए रखता है। मतलब जो आपने जिस कंसंट्रेशन में मिलाया है और जिस में आपको मतलब स्प्रे करना है वो उसको बनाए रखता है। तो उसकी ये गति होती है, ये पूरा घूमता रहता है, इसकी गति होती है 100 से 200 रेव प्रति मिनट, ठीक है ना, ठीक है। और यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्प्रेइंग इज़ यूज्ड इन प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेशन इन विच टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अप्लाइड अमाउंट्स टू ए फ्यू ml पर एकड़ एंड
इज़ मेनली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट स्प्रेइंग। पोस्ट संरक्षण में कौन सा छिड़काव है जिसमें प्रति एकड़ केवल कुछ मिलीमीटर द्रव्य का उपयोग होता है तथा मुख्यतः हवाई जहाज़ द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास फोम स्प्रेइंग, सेकंड है लो वॉल्यूम स्प्रे, थर्ड है यूएलवी स्प्रेइंग, फोर्थ है हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग। तो इसका जो आंसर है यूएलवी स्प्रेइंग। यूएलवी स्प्रेइंग का मतलब होता है अल्ट्रा लो वॉल्यूम। ठीक है, ये होता क्या है, ये मतलब बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर मतलब जो आपका जो वॉल्यूम है कंसंट्रेशन वो मतलब बहुत कम मात्रा के अंदर होता है, पानी बहुत कम मात्रा के अंदर होता है, मतलब जो आपका जो भी आपका स्प्रे है उसके अंदर पानी की जो आपकी वॉल्यूम है बहुत कम होता है। ठीक है ना, या बिल्कुल मिलाया नहीं जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो यूएलवी जो आप स्प्रेइंग करते हैं उसके अंदर जो नोजल होता है वो उससे बहुत ही माइन्यूट ड्रॉपलेट्स निकलती है, और जिसके कारण क्या होता है जो आपका जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें मतलब वो लगा दिया जाता है, और एक जो लार्ज एरिया होता है उसके अंदर बहुत स्पीड से स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अगर मतलब ड्रॉपलेट साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, आपको ज़्यादा आपको मतलब ये गोल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा आपको सोल्यूशन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो आपके पास में कॉस्ट भी तो ज़्यादा आएगी, और उसका मतलब अनइक्वली होगा फिर वो। ठीक है, आपके अगर ड्रॉपलेट्स बड़ा होता है ना तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी एक उसका है। तो इसलिए अपन यूएलवी स्प्रेइंग एयरक्राफ्ट की हेल्प से अपन करते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडस्ट्री नीडेड वाटर इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किस उद्योग में को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? फर्स्ट है ब्रीवरी एंड कार्बोनेटेड बेवरेज इंडस्ट्रीज, सेकंड है गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और थर्ड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, फोर्थ है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़। तो प्रोडक्शन प्रोसेस की बात आती है तो आपको पता है जो आप ब्रीवरी है और कार्बोनेटेड बेवरेज है, आप पहले तो ये समझिए जो शराब होती है, जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं आपके, उसके अंदर होता है क्या है, पानी। और ये पूछ क्या रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। बहुतों के दिमाग में गारमेंट्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आ रही होगी, लेकिन जो आप ये सोचिए कि शराब और कार्बोनेट के अंदर तो होता ही पानी है। ठीक है ना, उसका जो प्रोडक्शन प्रक्रिया है वो उसमें पूरी पानी का ही लगता है, पूरा मतलब जो मेन फैक्टर है तो उसमें तो वाटर ही है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें नीड होगी वो ब्रीवरी या कार्बोनेटेड बेवरेज इंडस्ट्री में ही होती है। ठीक है ना, तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन एसोसिएशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव्स असिस्टेंस स्पेशली टू। राज्य वित्तीय निगम जो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विशेष रूप से किसे सहायता प्रदान करता है? तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को करता है, या मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को करता है, या कॉटेज इंडस्ट्री को करता है, या फोर्थ है एग्रीकल्चर फार्म को करता है? तो ये जो है जो एसएफसी जो है स्टेट बैंक के साथ में किसको प्रमोट करता है, किसको हेल्प करता है, या किसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? तो वो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ये हेल्प करता है। जो कि अब बहुतों के दिमाग में होगा सर एग्रीकल्चर फार्म को क्यों नहीं करता, क्योंकि वो भी मीडियम है। तो एग्रीकल्चर फार्म के लिए आपके नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक हो गया, या फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, या जो बैंक हैं वो मतलब हेल्प करती है। ठीक है ना, ये इसके लिए मेनली इसके जो आपके मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए है वो एसएफसी उनको दिखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? तो वो अल्फांसो या चौसा या लंगड़ा या दशहरी। तो चौसा सबसे मीठी किस्म आपको पता ही है। चौसा के संदर्भ में एक और बात बोलना चाहूँगा, ये एक सबसे लेट वेराइटी है, 75 किस्में हैं। तो आपको ध्यान रखना अल्फांसो के बारे में कुछ जान लीजिए आप। अल्फांसो मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा मतलब इसका एक्सपोर्ट होता है, और इसी को अपना अदर नेम इसका हापुस होता है, बादाम है, और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र के एरिया में होता है, रत्नागिरी वाले एरिया में। ठीक है ना, और लंगड़ा के संदर्भ में एक बात ध्यान रखनी, टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है इसका। और दशहरी के संदर्भ में तो आप जानते ही हैं कैनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा दशहरी का वेराइटी का यूज़ होता है। और मैंगो का जो आपको साइंटिफिक नेम बता दूँ मैंजीफेरा इंडिका है। अगर आप इसके 2N नंबर की बात करोगे तो 40 है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करोगे तो इंडो बर्मा है, और फैमिली की बात करोगे तो एनाकार्डियेशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड सोरगम मोर सुटेबल अंडर मिक्स क्रॉपिंग इज़। पहले तो बात मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स होती है, एक सर्टेन लैंड होती है, एक
एक निश्चित मतलब समय होता है, एक टाइम होता है, एक समय में मतलब एक निश्चित यानी और एक सर्टेन लैंड होगी, एक निश्चित समय होगा और एक ही सीजन की क्रॉप होगी, ठीक है। और एक सीजन के अंदर जैसे खरीफ है या रबी है उसके अंदर, तो एक खरीफ के अंदर मान लीजिए और एक फील्ड है और एक समय है और आपके पास दो या दो से अधिक फसल आपको बोनी है, तो उनको क्या करोगे आप, मतलब सोविंग से पहले उनके बीज जो है, उनके सीड जो है, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे और बुआई कर दोगे। कोई उसमें मतलब रो अरेंजमेंट नहीं होगा या कोई रेशियो नहीं होगा आपके पास में कि भाई इस रेशियो में या इस रो अरेंजमेंट में हमको इसकी सोइंग करनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा आप बुआई कर दोगे। तो उसके लिए कौन सी वैरायटी sorghum की सबसे सूटेबल है, तो CS6 है, CSH6 ये सबसे सूटेबल वैरायटी है। बाकी जो रेस्ट बच की है CSH2, 7, 1 ये नहीं है, ठीक है ना। sorghum साइंटिफिक नेम आपको बताता हूँ, sorghum बाइकलर है, बाकी ये पोएसी फैमिली का ही है, ठीक है ना। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड। तो जो आपका एनुअल वाटर है उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है भारत में, भारत का कौन सा स्थान है उसके अंदर, इसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपभोक्ता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो उसके अंदर आपका ऑप्शन है 111, 111वां या 133वां, 132वां, 131वां, तो कौन सा है, 133वां है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज। तो कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण कौन सा है। तो जो आपको जो प्राइस सेलिंग होता है ना, पहली बात तो जो एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट है, ये सबसे इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है MSP, ठीक है, जो ठीक है ना। तो इसका जो इसके अंदर ऑप्शन है प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग। तो पहले समझ लीजिए प्राइस सेलिंग होता है क्या। प्राइस सेलिंग का मतलब इसके अंदर अधिकतम मतलब मैक्सिमम आपकी जो कीमत होती है वो तय की जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है। कोई भी प्रोडक्ट है किसकी कितनी ज़्यादा कीमत हो सकती है, जैसे कि अपन कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके अंदर MRP लिखी हुई रहती है ना भाई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इसकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्यों लिखी जाती है, क्योंकि आपसे कोई भी अधिक इससे ज़्यादा पैसे ना ले, मतलब किसी भी वस्तु की मतलब एक सर्टेन जो आपकी प्राइस है वो बनी रहे, मतलब मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब वो उससे ज़्यादा प्राइस ले रहा, नहीं, MRP से कोई ज़्यादा नहीं रहता है, MRP ही सबसे मतलब अपर लिमिट है उसकी, ठीक है ना, प्राइस की। और फिर है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, सबसे न्यूनतम मूल्य, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि MSP है, MSP कोई मूल्य डिसाइड करती है ना, कोई भी आपका प्राइस डिसाइड करती है कि भाई इस क्रॉप का वीट का जैसे कि MSP डिसाइड हुई है 2500 पर कुंटल, ठीक है, 2500 रुपये पर कुंटल। तो 2500 रुपये से पर कुंटल कोई नहीं लेगा, भले कुछ भी हो जाए, भले आपको उस टाइम पे आपको मिल रहा है ना मिल रहा भाव, तो कुछ भी हो, आपको 2500 रुपये कम कुछ मतलब नहीं लेगा। 2500 से ऊपर आप बहुत सारे जैसे कि मंडियों में नहीं, बहुत सारे ऐसे साहूकार भी रहते हैं जो खुद खरीदारी करते हैं फिर मंडी में बेचते हैं, वो कभी कभी भाव को डाउन भी कर देते हैं, अपर भी कर देते हैं, तो उनकी मर्जी। लेकिन आप जो रेगुलेटेड मार्केट में जाओगे, आपके प्रोडक्ट सेल करोगे, वहाँ पे MSP चलती है, वहाँ पे आपको MSP के द्वारा ही आपको प्रोडक्ट लिया जाएगा और उसके आधार पे ही होता है। तो जो MSP जो कृषि उपज मंडियाँ हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। तो MSP होता है और आपका न्यूनतम मूल्य होता है वहाँ पे, तो उससे नीचे आपको नहीं दिया जाएगा। तो प्राइस फ्लोर है वो MSP का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो इसका आंसर भी है प्राइस फ्लोर हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम प्राइसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे डिमांड और जो आपकी सप्लाई वो दोनों इक्वल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मैक्से अवार्ड इन 2001 एंड स्टॉकहोम वाटर प्राइजिंग 2015 फ्रॉम इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन। मतलब वाटर कंजर्वेशन के संदर्भ में मैक्से अवार्ड 2001 और स्टॉकहोम अवार्ड प्राइज़ जो 2015 में इंडिया से कौन जीता था, तो वो है श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, ठीक है। इन्हीं को ही अपन वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपीनेस जो आपका डिसऑर्डर होता है वो कौन से फ्लावर से एसोसिएटेड है। तो हिंदी में तो इसको तंद्रा दे रखा था आपके पेपर में, तो फिर मैंने भी वही लिखा तंद्रा। स्लीपीनेस किस फूल से जुड़ी हुई है, तो तंद्रा बिल्कुल ही हिंदी अनुवाद अलग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी चाहिए,
क्योंकि वहाँ पर तंद्रा लिखा होगा, आपको समझ नहीं पाओगे तंद्रा होता क्या है। तो स्लीपिनेस जो है कार्नेशन से संबंधित है, और बाकी जो रेस्ट बच गया आपके रोज ट्यूलिप ग्लैडियोलस, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है, ये इसका डिसऑर्डर है स्लीपिनेस। कार्नेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर और मैं बता देता हूँ। केली स्प्लिटिंग होता है, इसके अंदर सबसे मेन डिसऑर्डर वही है जो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण होता है। स्लीपिनेस का मतलब ही स्लीपिंग मतलब प्लांट निद्रा में चला गया, पूरा टेम्परेरी वो उसमें चला गया, ठीक है ना, सो गया मतलब उसमें, तो इसका मतलब ही वही है। और एक होता है स्लिप साइड भी होता है आपके इसके अंदर, एक ग्रासिनेस भी होता है, कार्नेशन के डिसऑर्डर है, तो आपको याद रखना है। वैसे तो केली स्प्लिटिंग और स्लिपिनेस, ग्रासिनेस, स्लिप साइड, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कुछ और होते हैं लेकिन वो माइनर हैं, इतना याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सेटअप, मतलब जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए रॉयल कमीशन जो ऑन एग्रीकल्चर जो है 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो आपने भारत के अंदर भी एक कृषि के लिए एक संस्थान होना चाहिए जो जो सिर्फ और सिर्फ कृषि के लिए ही वर्क करे, मतलब उसके लिए ही वर्क करे और किसी के लिए नहीं करे, ओनली फॉर कृषि के लिए आपको वो बने। तो उस इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1928 में। तो हुआ कि फिर 1928 में रिपोर्ट सबमिट की और 1929 में आपकी ICAR की स्थापना हुई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1929 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम इसको ICAR को जो इंडियन नहीं कहा जाता था, पहले इम्पीरियल कहा जाता था। इंडियन 1946 के बाद इसको इंडियन नाम देना स्टार्ट कर दिया था। सभी इंस्टीट्यूट को पहले इम्पीरियल के नाम से जाना जाता था, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। उसके बाद 1946 जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इसको इंडियन जो रीनेम हुआ इसका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। जनरली सीडलेस वाटरमेलन, देखो सीडलेस जितने भी होते हैं वो ट्राइप्लॉइड होते हैं। तो आपको इसके अंदर जहाँ पे भी कोई भी अगर सीडलेस की बात आए ना, किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल किसी के अंदर भी कुछ भी, तो उसमें ट्राइप्लॉइड संभालना आपको, ठीक है ना। जो भी ट्राइप्लॉइड वैरायटी होती है सीडलेस होती है अधिकतर। तो जो वाटरमेलन की जो ट्राइप्लॉइड जो बीज रहित तरबूज होता है वो कौन सा होता है, ट्राइप्लॉइड। ट्राइप्लॉइड के अंदर मतलब इसके जो 2N नंबर होंगे शायद, आई थिंक 33 है शायद, और टेट्राप्लॉइड है नहीं, डिप्लॉइड है नहीं, एक्सोप्लॉइड है नहीं होगा, ठीक है। और ट्राइप्लॉइड वेराइटीज़ में आपको बता देता हूँ। इसकी एक तो वेराइटी पूसा बेदाना, एक है अर्का मधुरा, ठीक है ना, दो वेराइटी है इसकी। और एक शुगर बेबी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जिसके अंदर TSS बहुत होता है, शुगर नाम से आपको पता होगा, ठीक है ना। और तरबूज के संदर्भ में बहुत बात देता हूँ, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 95 to 98% के आसपास पानी होता है उसके अंदर, ठीक है ना। द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम एरिया इन प्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बताया था ना पहले, पार्लियामेंट के आपके संदर्भ में अगर एरिया पहुँच ले, प्रोडक्शन पहुँच ले, आपका पार्लियामेंट का क्वेश्चन आया था सीट रेट वाला, मैंने उसी टाइम बताया था कि एरिया और प्रोडक्शन के बारे में अगर भी पूछ ले तो उसमें राजस्थान का ही मतलब है, एरिया में भी राजस्थान है, प्रोडक्शन में भी राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो IISR जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। भारतीय घटना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है लखनऊ में। और एक और क्वेश्चन बताता हूँ, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो SBI है वो कहाँ है, वो है कोयम्बटूर, आपके जो तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ले पिलिंग। ले पिलिंग इज़ डन इन पीच थ्रो, अच्छा आड़ू में ले पिलिंग किसके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये होता है NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है। बाकी KCl, इथाइलिन या NaCl इनके द्वारा नहीं की जाती, NaOH के द्वारा की जाती है। जो आड़ू जो होता है पीच होता है उसके अंदर की जाती है, ये जो मतलब उसका जो आपको बाहरी जो स्किन होती है उसको रिमूव करने के लिए की जाती है। और ले पिलिंग मैंने आपको जब अपनी हॉर्टिकल्चर की जो POQ सीरीज चली थी इस चैनल के अंदर, फर्स्ट क्लास जो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, फ्लेम पिलिंग, ले पिलिंग, ऐसा JARF के अंदर क्वेश्चन आया था। तो मैंने उस टाइम बताया था ले पिलिंग किस में होता है, कैरेट के अंदर भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर अपन कैरेट के अंदर करते हैं। उसकी भी जो बाहरी जो त्वचा होती है हार्ड होती है, उनको जो रूट के अंदर जो वो लेयर बनी रहती है बाहर की बाहरी जो, तो उसको रिमूव करने के लिए इसको इसके सोल्यूशन में उसको सक किया जाता है।
तो 1 to 2% इसका सोल्यूशन रहता है, ठीक है ना। तो ये आड़ू में भी इसको अपनाई जाती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोडेंट किलिंग एजेंट वाज रजिस्टर्ड बाय द यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA इन 1984, मतलब 1984 में जो अमेरिकन पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है के द्वारा किस कृंतकनाशी एजेंट को पंजीकृत किया गया था। तो उसमें है ब्रोमेथिलीन जो आपको न्यूरोटॉक्सिस मैंने पहले बता दिया था इसके बारे में पूरा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी वाज अडोप्टेड इन विच ईयर एंड लेटर रिव्यूड इन 2002 एंड 2012। तो प्रथम जो राष्ट्रीय जल नीति वर्ष किस वर्ष अपनाई गई थी और उसकी समीक्षा 2002 या 2012 में की गई, मतलब उसका कौन से वर्ष में इसको अपनाया गया था। जो वाटर पॉलिसी है उसको सितंबर 1987 में अपनाया गया था, ठीक है ना। 2012 के बाद में अभी तक कोई नीति नहीं आई है, जल नीति नहीं आई, ठीक है ना। विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज टर्म इज गोल्डन ग्राम। जो गोल्डन ग्राम होता है सोनेरा चना, सोनेरा चना किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है काउपी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम। तो ग्रीन ग्राम होता है, मूंग होता है, उसको अपन कहते हैं ये, ठीक है। तो मूंग का जो आपका साइंटिफिक नेम है आपको मैं बता देता हूँ, विग्ना रेडिटा है। और मूंग बीन भी इसका मूंग नहीं आएगा, मूंग बीन आता है इसका इंग्लिश नेम। कभी कभी मूंग भी देखने को मिल सकता है, आपको इंग्लिश नेम मूंग बीन देखने को मिलेगा इसमें। और मूंग के संदर्भ में, अगर मूंग के संदर्भ में बात करूँ तो मूंग के अंदर प्रोटीन अगर पल्सेस के अंदर पहुँच ले सबसे ज़्यादा मूंग के अंदर पाया जाता है, 25%, अराउंड 25% पाया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर अपन इसका फैमिली की बात करें तो फेबेसी है ही है, लेगुमिनेसी भी होती है। ओरिजिन की बात करें तो इसका भारत है। 2n नंबर की बात करें तो 24 है। और पल्सेस के संदर्भ में एक मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो बता देता हूँ। पल्सेस में जो होता है ना आपके जो अमीनो एसिड होता है एक मिथ्योनिन, उसकी कमी पाई जाती है सारी पल्सेस के अंदर, मतलब मिथ्योनिन की कमी पाई जाती है, ठीक है ना, अमीनो एसिड की। तो याद रखना। माइकोराइजा, देखो माइकोराइजा मेनली हेल्प इन द अपटेक ऑफ, तो माइक्रोराइजा मुख्य रूप से किसके अवशोषण में सहायता करता है, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो पहले तो समझिए माइक्रोराइजा है क्या। माइक्रोराइजा का मतलब होता है जो आपका एक तो फंगस और एक हाई रूट प्लांट्स के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको क्या माइक्रोराइजा कहते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोराइजम क्या होता है, जो आपका जो फंगाई होता है, फंगस जो होता है वो प्लांट को तो न्यूट्रिएंट देता है, और प्लांट जो होता है वो फंगाई को क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये जो म्यूचुअलिज्म है, ये जो मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को मतलब दोनों अपने एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, मतलब जो उसको चाहिए वो दे रहा है, वो उसको चाहिए ये दे रहा है, ठीक है ना। ये म्यूचुअलिज्म है। तो इन्हीं को मतलब अपने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो कवक जो होता है प्लांट को न्यूट्रिएंट जैसे कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, ये मतलब उपलब्ध कराता है। लेकिन जो माइक्रोराइजा होता है वो मेनली फॉस्फोरस के लिए यूज़ होता है। तो इसके माइक्रोराइजा के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एक्टोमाइक्रोराइजा, एक एंडोमाइक्रोराइजा। एक्टोमाइक्रोराइजा जो होते हैं वो मेनली फॉरेस्ट्री के अंदर वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो एंडोमाइक्रोराइजा होते हैं वो ग्लोमस हो गया, एकिलोस्पोरा हो गया, जिगोस्पोरा हो गया, इनके अंदर होता है। मेनली एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज़ आल्सो नाउन एज, मतलब नेक्स्ट जो आपके राष्ट्रीय जो आय है आपकी उसको और किस नाम से जाना जाता है कि और क्या कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। थर्ड ऑप्शन है नेट नेशनल इनकम एट मास्टर मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट जो आपका इनमें से चूज़ करना है आपको कि सारे ऑप्शन राइट हैं, मतलब ऑल द ऑप्शन इज़ राइट, नहीं, ओनली थर्ड नहीं, ओनली सेकंड, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस, ये राइट आंसर है। और डी ऑप्शन जो है आपके ओनली 1, तो ये भी राइट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टेस्ट शुड बी चेक्ड वीकली इफ़ ओल्ड स्टॉक ऑफ मेलाथियोन आर यूज्ड बाय द पर्सन हैंडलिंग पेस्ट है। जो मतलब पुराने जो आपके मेलाथियोन के जो पैकेट्स हैं, अगर आपको उनको उपयोग किया जा रहा है, कोई व्यक्ति किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको एक वीकली चेक कराना पड़ता है उसके शरीर का। तो वो कौन सा चेकअप है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो एलानिन है, अमीनो ट्रांसफेरेज है, क्या ब्लड क्लोनस्टेरॉयड एक्टिविटी है, या एल्कनाइन फॉस्फेटेज है, या एस्पिरेटेट अमीनो ट्रांसफेरेज है। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो ब्लड
कोलिनोस्टेरेज एक्टिविटी टेस्ट होता है एक, ये कराते हैं। अब बोलेंगे ये क्या है भाई, तो व्यक्ति जब मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम तक मतलब पड़े हुए या पुरानी जो मेलाथेन का उपयोग करता है ना, तो क्या होता है वो तो अपन फील्ड में स्प्रे कर रहा है, तो वो लॉन्ग टाइम तक मतलब उस जो इंसेक्टिसाइड है उसके साथ में वो रहेगा, या पेस्टिसाइड के साथ में वो रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस मतलब वो हवा के द्वारा या किसी के द्वारा उसके शरीर में तो जाएगा वो, तो शरीर में जाएगा तो क्या होगा, उसके जो आपका BCL ब्लड जो आपका ये कोलिनोस्टेरेज जो लेवल होता है उसको ये कम कर देता है, तो उसको कम कर देता है, तो उसको कम करेगा तो क्या होगा, वो जो नर्वस सिस्टम होता है अपना ह्यूमन का, उसको वो अफेक्ट करता है, मतलब उसको मतलब वो अफेक्ट होगा उससे। अगर वो कम होगा ना, ये लेवल कम हो जाएगा, ब्लड कोलिनोस्टेरेज लेवल जो कम होता है, तो अपना नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है उससे, तो फिर वो अपने फिर वही है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया तो पूरा काम ख़त्म है फिर तो इसलिए उसको टेस्ट कराना पड़ता है हर वीकली कि भाई आपके सही है या नहीं है इसका लेवल, तो वही है, ठीक है ना। ब्लड कोलिनोस्टेरेज लेवल टेस्ट होता है, एक्टिविटी टेस्ट होता है, वो उसका चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। मैंने बता ही दिया, वाटरमैन इंडिया आप जो राजेंद्र सिंह है उनको एक 2 अवार्ड मिले हुए हैं, मैग्सेसे अवार्ड हो गया, एक स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ अवार्ड हो गया, दोनों अवार्ड इसको मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो MSP है वो सरकार की द्वारा कब निर्धारित की जाती है, तो इन द मिडल ऑफ क्रॉप पीरियड नहीं, बिफोर स्टार्ट ऑफ सोइंग क्रॉप सीजन, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, आफ्टर सोइंग भी नहीं होगा। देखो आप कभी भी आप अपनी क्रॉप जब बुआई करते हैं, जैसे कि अभी मक्का की बुआई होगी, अभी मूंगफली की बुआई होगी, अभी मतलब जितनी भी खरीफ ऋतु इनकी मतलब जो बोई जाने वाली क्रॉप्स है उनकी बुआई होगी, तो इनकी बुआई से पहले अभी MSP इनकी जारी हो चुकी है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो आप CACP के पोर्टल पे जाना, जो कि आपका CACP पोर्टल है उसके अंदर जाओ, तो उसके अंदर आपके जो अभी इस ईयर की जो खरीफ के लिए जो मतलब MSP वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बुआई से पहले ये इसकी जारी हो जाती है, ठीक है ना। तो एक MSP कितनी क्रॉप में लिए जारी होती थी ये आप देख लीजिए, ये मतलब 23 क्रॉप्स के लिए जारी होती है, उसमें से 22 तो क्रॉप्स है और एक क्रॉप है उसके लिए फेयर प्राइस मतलब ऐसा उसके लिए जारी होती है, ठीक है ना। और 23 में से शायद 14 जो क्रॉप्स है वो खरीफ की है, ठीक है, और 6 क्रॉप्स जो हैं आपके रबी की है, बाकी जो बच गई वो शायद जायद की या दूसरी क्रॉप्स है, ठीक है ना। बाकी ये ध्यान रखना, ये 14 क्रॉप्स वाला शायद मुझे याद नहीं रहा, WO के अंदर एक बार पहुंचा हुआ है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर 14 क्रॉप्स जो है आपके खरीफ के अंदर MSP दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था, मतलब खरीफ क्रॉप्स के कितनी क्रॉप्स का MSP निर्धारित करती है सरकार, कितनी क्रॉप्स के लिए, तो 14 क्रॉप्स हैं उनके लिए निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज। मैंने बता ही दिया था, रेन वाटर स्टोरेज करोगे, रेन वाटर स्टोरेज करोगे तो आपको उनका फ्यूचर में कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, वर्षा जल संग्रहण का प्रमुख क्या लाभ है। पहला ऑप्शन है कैन स्टार्ट वाटर एक्टिविटी, मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, रिड्यूस द स्कैरिटी ऑफ वाटर इन फॉरेस्ट, और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल। बिल्कुल सही बात है, आपके जो ग्राउंड वाटर लेवल है जो कि उसको रिचार्ज करेगा, उसको और भूजल स्तर को और बढ़ाएगा वो, ठीक है ना। अगर आप रेन वाटर स्टोरेज करेंगे तो और बढ़ाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर फार्म बिजनेस व्हेन आउटपुट इज लेवल इज एट ए लेवल वेयर। मतलब कृषि व्यवसाय के लिए जो लाभ अधिकतम तब होता है जब उत्पादन उस स्तर पर हो जहां MR बराबर AR, MC बराबर AC, MR बराबर AC, MC बराबर MR। देखो इसको मैं पूरा एक बार समझा देता हूँ। जो MR होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, AR होता है वो एवरेज रेवेन्यू होता है, MC जो होता है मार्जिनल कॉस्ट होता है, और AC जो होता है एवरेज कॉस्ट होता है। अब देखो आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, आपकी जो कुल आय होती है वो किससे डिसाइड होती है, आपकी प्राइस और क्वांटिटी। मतलब आपके पास में कोई जैसे कि एक क्विंटल आपके पास में गेहूँ है, ठीक है, और उसकी प्राइस है 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। तो आप एक क्विंटल को इसको इंटू करोगे तो कितना होगा 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये क्या आया आपके पास टोटल रेवेन्यू आया, ठीक है ना।
अब ये बात कर लो मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपके टोटल रेवेन्यू होती है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। मतलब एक यूनिट उत्पादन को बेचने में आपकी जो आय में जितनी वृद्धि होती है, मतलब आपके एक यूनिट में, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 क्विंटल गेहूँ हुआ है, ठीक है, तो उस 100 क्विंटल गेहूँ का मेरे पास मैं 2500 रुपये क्विंटल से मैं बेच रहा हूँ, तो 2.5 लाख रुपये मेरे पास आ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू है मेरे पास। और उसी को अगर मैं उसमें एक यूनिट उत्पादन को बेचने से आय में जितनी वृद्धि होती है, मतलब एक यूनिट उत्पादन को बेचने से मतलब आय में जितनी वृद्धि होती है, तो जैसे कि मैं एक यूनिट उसके अंदर बढ़ा दूँ, 101 कर दूँ, तो उसमें जो रेवेन्यू आएगा वो कितना आएगा, 2,52,500 रुपये, ये रेवेन्यू आएगा, ठीक है। तो उसमें अपने को और कितना फ़ायदा हुआ, एक यूनिट और बढ़ाया तो उसमें फ़ायदा कितना हो गया, 2,500 रुपये का और फ़ायदा हुआ। तो दैट इज़ क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल कॉस्ट जो होता है उसके अंदर अपन सारी चीज़ों का अपन ऐड करते हैं कॉस्ट, जैसे कि बीज लाए उसका, खाद, अपने पास लेबर आई उसका, हर चीज़, मतलब अपने इरिगेशन फैसिलिटी, हर चीज़ का अपन उसके अंदर ऐड करेंगे। अब आता है आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का होता है आपके कि आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए जितना मतलब उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो आपके पास जो एक्सपेंस होता है, मतलब उसके लिए आपने कितना एक्सपेंस किया है एक्स्ट्रा, मतलब आपके एक यूनिट, जैसे कि मैं बता रहा था ना, आपने 100 क्विंटल हुआ है, आपने 1 क्विंटल और ज़्यादा किया है, प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो उससे जो आपकी आय में वृद्धि हुई वो तो है मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन उस 1 क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए आपका कितना एक्सपेंस और लगा है एक्स्ट्रा, वो है मार्जिनल कॉस्ट है। जैसे कि आपने 100 क्विंटल किया है, तो 101 क्विंटल आपने किया है, तो उसके लिए 1 क्विंटल और पैदा करने के लिए आपको कितना पैसा और ज़्यादा लगा हुआ। तो मैंने 2500 रुपये में बेचा, माना कि मेरा 2,000 रुपये खर्चा आ गया, एक्सपेंस आया, और मेरे को 500 रुपये का फ़ायदा ही हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, अगर एमआर और मैं कह दूँ एमआर और एमसी दोनों को अगर मैं बराबर कर दूँ, मतलब अगर मैं कॉस्ट भी उसी मात्रा में बढ़ा रहा हूँ और तो मेरा रेवेन्यू भी उसी मात्रा में बढ़ेगा, समझे क्यों। देखो मैंने पहले ऑप्शन बताया था एमआर का मतलब ही मैंने ये बताया था कि आप एक यूनिट आप प्रोडक्शन उत्पादन करते हो तो उसे बढ़ाते हो तो उसमें आपके जो पैसा है उसमें कितनी वृद्धि होती है, आपकी जो आय है उसमें कितनी वृद्धि होती है। तो अगर आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो ना किसी भी चीज़ का, आपको मतलब आपने उसमें एक्सपेंस ज़्यादा किया है, अब जैसे कि मैं बताऊँ आपके गेहूँ लगाया है नहीं, आपको उसमें तो इसमें न्यूट्रिएंट डालूंगा ही नहीं, तो आपके उतना ही प्रोडक्शन आएगा जितना मतलब मिनिमम आस के, मतलब उतना ही आ पाएगा, उतना ज़्यादा नहीं आएगा। और एक किसान और है आपके पास में खेत में, तो उसने क्या किया है, पूरा न्यूट्रिएंट अच्छा दिया है उसको, उसने पूरा इरिगेशन उसको टाइम टू टाइम दिया है, उसको पूरी उसकी जो वीड है उनको वीडिंग बराबर की है उसने, उसका मतलब पूरा अच्छे से केयर किया उसको, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्शन आएगा वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर आपके, ठीक है ना। तो उसने मतलब उसके ऊपर उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा ना तो आपका मार्जिन, आपका जो रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि फार्म बिजनेस में क्या होगा, आप जितना कॉस्ट लगाओगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो समझ में आ गया होगा ये आपको। सेकंड है विच ऑप्शन इज़ नॉट मेंशन इन फार्म्स बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर कौन सा इनमें से मेंशन नहीं होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड, और सेकंड है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, और थर्ड ऑप्शन है टोटल इशूड कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन है कैश हेल्ड एट द बैंक। पहले समझे बैलेंस शीट होता है क्या है। बैलेंस शीट का मतलब होता है आपके पास में एसेट्स कितने, आपके पास में लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपके पास में कैपिटल कितना है, ठीक है। एसेट्स का मतलब हो गया आपके पास में कि आपके पास में कैश कितना है, आपके पास में बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास में मशीनरी कितनी है, आपके पास में लैंड क्या है, आपके पास में बिल्डिंग क्या है, ये आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया आपने क्या लोन ले रखा है, लोन है, ठीक है, वो लाइबिलिटीज़ है आपके पास में। और ये अपना कैपिटल यानी पूंजी, मतलब खुद के द्वारा कुछ अर्जित की हो, या माता पिता की कुछ आपके पास पूंजी हो, या आपकी जो कोई कंपनी चला रहे हो वहाँ से कोई उसकी पूंजी हो, ठीक है ना, ये कम होता है। तो ये क्या कह रहा है, बैलेंस शीट के अंदर क्या नहीं होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो आपने जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल हेड्स, जो आपका जो रॉ मटेरियल होगा
उसका जो आप उसको जो वैल्यू उसकी मतलब उसका मूल्य, मतलब अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा, उसको आप बेचोगे तो आपके पास में कुछ ना कुछ पैसा आएगा, वो आपका क्या है बैलेंस शीट के अंदर ऐड होगा, पूरा बैलेंस शीट के अंदर ऐड होता है। आपकी जो कैपिटल है वो पूरी बैलेंस शीट के अंदर होता है, आपका बैंक बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर होता है। लेकिन रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, आप जिस कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त जो राजस्व है वो बैलेंस शीट के अंदर ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु फर्स्ट रिपोर्टेड व्हीट गॉल डिजीज एसोसिएट विद द नेमेटोड एग्ना टिट्रिसाई इन 1743 AD, ठीक है। जो 1743 में मतलब जो गेहूं का जो पित्तशिरा जो रोग है जो एक निमेटोड से होता है एग्ना टिट्रिसाई, वो सबसे पहले किसने खोजा था, तो ये निदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं इनमें से, तो वो है ट्रोवेल जो होता है आपके एक हॉर्टिकल्चर इक्विपमेंट है जो कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और एक जो आपके जो ट्रांसप्लांटिंग करते हो इसमें आप जो पिट्स करते हो, गड्ढे करते हो, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सोवेल नहीं है, सोवेल जो आपका फावड़ा होता है, आप मिट्टी उट्टी को इधर उधर करने के लिए और तसला भरने के लिए उसका काम करते हो। और हंसिया जो होता है आपका कटाई के अंदर यूज होता है। डिस्क एरो जो आपका टिलेज इक्विपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो नोन एज, जो एक्साइज ड्यूटी है ये जीएसटी से पहले लगती थी, अब जीएसटी लगने लग गया, पहले जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको अपन इनमें से वर्तमान में उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटियों के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स या एड वॉल्यूम टैक्स या सेंट्रल वेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सेंट्रल वेट सेन वेट जो है इसके नाम से जाना जाता है। जो पहले क्या होता था कि जो आपने भारत के अंदर कोई भी प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी गुड जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती है, वस्तुएं जो अपनी प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर क्या कि चार्ज लगाता था अपनी से मतलब भारत सरकार, तो उसको अपन सेंट्रल वेट या एक्साइज ड्यूटी कहते थे, ठीक है ना, जो चार्ज लगता था। तो ये जीएसटी के पूरी लगता था, अब इसको जीएसटी के अंदर ही शामिल कर लिया गया है। अब भी मतलब लगता है जैसे कि अपने पेट्रोलियम पर इनमें जो उत्पाद है इनके अंदर लगता रहता है चार्ज, वो जीएसटी वाला अलग है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड रेट कंट्रोल बिगिन इन इंडिया, मतलब चोर का नियंत्रण जो भारत में कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1950 से हुआ था। ऑप्टिमम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड एंड कंपोजिट मेज इज, तो मतलब नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है कंपोजिट और संकर मक्का को, तो वो हैं 120 kg पर हेक्टेयर से 80 kg, मतलब 120 kg तो आपको हाइब्रिड के लिए होगी और 80 kg आपके लिए कंपोजिट के लिए होगी। और इनकी सीड रेट भी ऐसी है, कंपोजिट जो मेज़ होती है उसमें 18 to 20 kg पर हेक्टेयर होती है, और हाइब्रिड के लिए मतलब 20-25 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है ना। वीवी पेरी क्या होता है कि आपका जैसे कि कोई भी फ्रूटिंग हुई है किसी के अंदर, अब फ्रूटिंग हुई तो उसके अंदर सीड तो बनेगा। अब जो क्या होता है कि वो फ्रूटिंग मतलब जो अब जो बीज होता है ना, वो बीज मतलब फ्रूट के अंदर ही मतलब जर्मिनेट होने लगता है वापस, ठीक है। अपने उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं अपने सॉइल के अंदर मतलब उसको मिक्स करते हैं, फिर वो जर्मिनेट होता है। लेकिन नहीं, इस वीवी पेरी के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती। वीवी पेरी के अंदर क्या होता है कि फ्रूट है उसके अंदर ही वो जर्मिनेट करने लगता है। तो आपने ऐसा काफ़ी प्लांट्स के अंदर देखा होगा आपने, पर्लनेट सोरगम इनके अंदर भी ये पाई जाती है वीवी पेरी। तो अभी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेप फ्रूट है, अंगूर के अंदर ये पाई जाती है, और चेरी और प्लम एवोकाडो के अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड प्रोपगेशन टेक्निक इज डन इन, मतलब तीव्र प्रसार तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है, तो पेपर, बेटिल वाइन, स्ट्रॉबेरी, डेट पाम। तो पेपर जो काली मिर्च होती है, पाइपर नाइग्रम, इसके अंदर किया जाता है। रैपिड प्रोपगेशन का मतलब होता है कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार करना। सीड रेट ऑफ देसी वैरायटी ऑफ ग्राम जो आपके चना होता है उसके देसी किस्म उसकी बीज दर कितनी होती है, 20 से 30 kg पर हेक्टेयर, 125 से 150 kg पर हेक्टेयर, 50 to 75 kg पर हेक्टेयर, या 75 से 100 kg पर हेक्टेयर। तो 50 to 75 kg पर हेक्टेयर होती है, और ये देसी की होती है। देसी चने का जो साइंटिफिक नेम है साइसर एरेंटिनम, और आप अगर काबुली चना की पूछे जो उसका साइंटिफिक नेम है साइसर काबुलियनम, तो उसकी जो मतलब सीड रेट होती है वो 80 to 100 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। और जो आपका देसी चना है उसके जो 2N नंबर होते हैं वो आपके 14 होते हैं, और काबुली चना के 16 होते हैं। और इन दोनों का जो मतलब जो ओरिजिन है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। और चने के अंदर एक क्रिया की जाती है निपिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चना मतलब 20 to 25 सेंटीमीटर हाइट का हो जाता है तो वो 35 दिन के बाद में इतनी हाइट में पहुंच जाता है, तो उसके जो अपर पोर्शन जो होता है, उसके जो एपिकल पोर्शन होता है, तो उसको अपन कट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो लेटरल ब्रांच होती है वो ज़्यादा निकलेगी, तो उससे अपने को ज़्यादा अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने के लिए अपन ये करते हैं। इसके लिए अपन तोड़ने के बजाय अपन इसमें टिब्बे का भी यूज़ करते हैं। टिब्बा जो कि ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड होता है कि जो हार्मोन होता है, उसका भी यूज़ करते हैं। या इसमें कई जगह मतलब जो अपनी सिप होती है, भेड़ होती है, उसको भी मतलब ऊपर वाला पोर्शन खिलाया जाता है। ऐसा कई जगह किया जाता है, ठीक है ना। तो साइंटिफिकली नहीं है ऐसा, लेकिन किया जाता है कहीं कहीं। तो ये हैं ग्राम के संदर्भ में कुछ पॉइंट। और ग्राम के संदर्भ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। जो चना है उसके अंदर मेलिक एसिड बहुत पाया जाता है। मेलिक एसिड जो 90 to 96% इसके अंदर मेलिक एसिड पाया जाता है। एक ओलिक एसिड भी पाया जाता है, वो जो रेस्ट बच गया वो उतना ओलिक एसिड ही है, 4 to 10%, ठीक है ना। मेलिक एसिड आपको याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर वेयर वाज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड। मतलब जो बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, बाड़मेर, जो ये रीजन है यहाँ पर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर के स्टोर के लिए आप एरिड और सेमी एरिड रीजन तो ही, तो यहाँ पे कहाँ किया जाता है ये, मतलब ये पीने के पानी को स्टोर कहाँ करते हैं ये। तो स्मॉल विलेज पॉन्ड के अंदर करते हैं, वेल के अंदर करते हैं, अंडर ग्राउंड टैंक्स या टाकास के अंदर करते हैं, या रूफ टॉप टैंक्स के अंदर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जो पश्चिमी एरिया में जाओगे तो वहाँ आपको टाकास बने हुए दिखेंगे हर घर में, आपको अंडरग्राउंड टैंक्स या टाकास बने दिखेंगे। टाकास वही होते हैं जो मतलब जो टैंक्स होते हैं, आप जानते हैं अपने घर में भी आजकल बनाने लगे, इधर भी आजकल हर जगह बनने लगे हैं वो टाकास, ठीक है ना। अंडरग्राउंड टैंक सब जगह बनने लगे हैं। पर टाकास जो होता है वो थोड़ा सा भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ भी रहता है, और भूमि का टैंक रहता है थोड़ा मतलब भूमि के अंदर रहेगा, और थोड़ा सा पोर्शन जो है भूमि से उठा रहेगा, वो पूरा सीमेंटेड रहता है पूरा, ठीक है ना। आप पश्चिमी एरियाज़ में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, वो हर घर में है वो। वाटर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इन मनी सिटीज़, सो व्हाट इज़ अदर फैक्टर ऑफ वाटर सिक्योरिटी। मतलब कई शहरों में पानी बहुत है, फिर भी जल संकट का कारण बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी सिटीज़ देख लो, आपका राजस्थान में जयपुर देख लो, दिल्ली देख लो आप, मतलब ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं उनके अंदर, मतलब महाराष्ट्र देख लो आप, मुंबई देख लो, इनमें बड़ी बड़ी सिटी, लेकिन पानी का संकट अभी भी है। क्यों है? क्या उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूजिंग वाटर अनलिमिटेडली, सेकंड है डिफ़ॉल्ट इन टेक्निकल एरियाज़, थर्ड है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जल का मतलब असमान वितरण हो। अब क्यों होता है ये? देखिए, एक लाइन आ रही है आपकी, बता देता हूँ, एक लाइन आ रही, उसमें अगर लीकेज हो गया माना कि, तो सारा पानी तो वहीं निकल गया, वेस्ट हो गया। तो उससे जहाँ पे लीकेज हो रहा है उससे पहले पहले वालों को तो अच्छा पानी मिल गया, लेकिन जहाँ लीकेज हो उसके बाद वाले जो घर हैं, कुछ भी हैं, वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाया, तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। लीकेज हो सकता है, कहीं पाइपलाइन नहीं पहुँच पा रही है, कहीं मतलब उस स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर मतलब वाटर स्केर्सिटी है, तो ये कुछ फैक्टर हैं, तो आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ रेट्स वाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई नेवर रीचेज द टेबल। मतलब चूहों के कारण जो विश्व खाद्य आपूर्ति का कितना भोजन की मेज़ तक नहीं पहुंच पाता है, तो 1/5 रेशियो है जो है आपका, वो नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण क्योंकि चूहे जो होते हैं, ये रेट जो होते हैं बहुत नुकसान करते हैं, ये स्टोरेज के टाइम पे बहुत नुकसान करते हैं, ये फील्ड लेवल पे बहुत नुकसान करते हैं। जब अपनी ग्रोइंग स्टेज में होती है उस टाइम पे खाए जाते हैं, या अपनी जो फ्रूटिंग स्टेज में होती है, जब उसमें आपके फ्रूट्स बनने लगते हैं, सीड्स बनने लगते हैं, तो उस टाइम पे भी ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और इनकी जो ये चूहे जो होते हैं, स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे ये मलबल के कारण इनका पूरे अनाज को मतलब एक दूषित कर देते हैं, पूरे को ख़राब कर देते हैं, तो उसके कारण बहुत ये नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज़ जीन्स फॉर पेस्ट एंड हार्वेस्टर रेजिस्टेंट अगेंस्ट हॉर्नवर्म लार्वी। जो हॉर्नवर्म लार्वा है, इसके विरुद्ध जो आपका कीट एंड शाकनोशी प्रतिरोधी जीन वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो पोटैटो, टोबैको, शुगर केन और टोमेटो। तो इसमें टोबैको है, टोबैको जो अंदर हॉर्नवर्म लार्वा लगता है उसके रेजिस्टेंस के लिए मतलब किया गया है, ठीक है ना। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्स के स्प्रे कंसिस्ट ऑफ हैंडल्ड नोजल मेन कैन स्प्रे ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट, मतलब नेप्स स्प्रे है उससे एक व्यक्ति मतलब कितने क्षेत्र को मतलब एक दिन के अंदर मतलब छिड़काव कर सकता है, तो वो है 0.4 हेक्टेयर पर डे, ठीक है ना, यानी 4000 मीटर स्क्वायर आप एक दिन के अंदर उसको स्प्रे कर सकते हो एक नेप्स स्प्रे से एक व्यक्ति, ठीक है। The assets that can be easily converted into cash within a short period 1 year or less are known as, मतलब वह संपत्तियाँ जो एक वर्ष या उससे कम समय में आसानी से नकद में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, थर्ड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ करंट एसेट्स से वो होती है उनको आप बहुत कम समय में कर सकते हो। करंट एसेट्स का मतलब आपके पास में कोई जैसे कि आपके पास में क्या है, अभी 1 कुंटल गेहूँ है, ठीक है, अब आपको चाहिए पैसा, अभी चाहिए पैसा, तो आप क्या जाओगे मंडी, वहाँ बेच का है हैंड टू हैंड पैसा लेकर आए और वो आपकी एसेट्स हो गई, करंट एसेट्स, ठीक है ना, उस मतलब नकद में बदल दिया आपने जल्दी से जल्दी, बहुत कम समय में आपने क्या किया, नकद में बदल दिया, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ अरहर, मतलब पिजन वी के जो मतलब उत्पादन और क्षेत्रफल के अंदर कौन सा राज्य अग्रणी है, तो देखिए उसके अंदर अभी पहले महाराष्ट्र था लेकिन अभी चेंज है, तो एरिया के अंदर तो कर्नाटका है, मतलब क्षेत्रफल के अंदर तो कर्नाटका है, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर अभी भी महाराष्ट्र है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर लेना, मैं कर देता हूँ एरिया, ठीक है, तो इसका आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल किल्स रैट्स इंस्टेंटली, मतलब जो आपके जो चूहे है उसको तुरंत मार देता है, कौन सा केमिकल है, उसको आप डाला और तुरंत मार दिया, तो मेटल फोस्फाइड्स होता है, कार्बोनिल फ्लू होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बोनिकल होता है, तो कार्बोनिल फ्लू होता है वो तुरंत ही मार देता है, ऐसा मतलब केमिकल है वो आपने अप्लाई किया और तुरंत चूहे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास होती है वो यहीं अपन समाप्त करेंगे और इसी का नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन आज हो गए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो कोई भी फ्रेंड जो MP REO की तैयारी कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये क्लास ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि PYQ से देखो कुछ ना क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाए आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं और कुछ क्वेश्चन देखो मैं इनके साथ में कुछ और ऐड भी करता जा रहा हूँ, उनके बारे में और ऐड करता जा रहा हूँ, तो क्या पता वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आप बने रहे एग्री स्प्रिंग अकेडमी के साथ में, और इससे जो आपने मैंने पूरा आपको पढ़ाया है इस 50 क्वेश्चन की जो आपको PDF है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए आपको ये, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्री स्प्रिंग अकेडमी के नाम से, आप टेलीग्राम में जाएंगे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।